नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है, बहुत सारी गड़बड़ चल रही है। अभी 1 साल हो गया है, फिर भी शिवसेना में जो टूट हुई उसका मामला सेटल नहीं हुआ है। महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या है, इसके बारे में उसी आघाड़ी के तीनों पक्ष और नेता है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, क्या हम अगले चुनाव एक साथ लड़ेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। और इसी में पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हर राष्ट्रीय, दिल्ली के भी हो, बाहर के भी हो, जो विश्लेषक है वो भी गुमराह हो गए। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की जो सरकार है, बीजेपी प्रणीत सरकार है, उसके पास पूरी मजबूत मेजॉरिटी थी, बहुमत था, बीजेपी के 115 और इनके जो आए तो 162 170 तक इनके पास एमएलए थे, तो उनको एनसीपी तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? एनसीपी के और 40 एमएलए की ज़रूरत क्या थी? 288 जो एमएलए होते चुनकर आते महाराष्ट्र की विधानसभा में, उसमें 200 से ज़्यादा एमएलए की शिंदे फडणवीस को क्या ज़रूरत थी? अब जब ये तोड़ लिया है और अजीत दादा उनके साथियों को मिलकर 9 मिनिस्टर बनाए गए, मंत्री पद दिया गया है और वो दाखिल हुए इनकी अलायंस में, तो उससे थोड़ी चल बिचल अगर शिंदे गुट में पैदा हो गए, शिंदे शिवसेना में हो गई तो होने वाली थी ही, क्योंकि मंत्रियों की संख्या जो होती है वो निर्धारित होती है। महाराष्ट्र में 40-41 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते और 1 साल भर में बार बार ये पूछा गया कि मंत्री परिषद का विस्तार कब होगा। तो शिवसेना के कम से कम 8-10 तो एमएलए ऐसे थे शिंदे के साथी कि जो मिनिस्टर होने के लिए तैयार होकर बैठे थे, लेकिन अचानक से अजीत दादा और उनका गुट आ गया तो उनको तो 9 मंत्री पद दिए गए, तो बचे कितने? 11-12 बचे। अब इनमें से 105 एमएलए वाली बीजेपी और ये 40-40, इनको और कौन सा बंटवारा होगा? तो बात सीधी है कि शिंदे गुट में जो चलबिचल है, अस्वस्थता दिखाई दे रही है, उसका कारण ही यही है। लेकिन जो विश्लेषक है, मेरे जैसा, मैं भी सोचता रहता हूँ कि ये क्यों हुआ, राजनीति में ऐसा क्यों हो रहा है। ये मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे गलत कर रहे, मुझे लगता है, लेकिन उनको ये गलत क्यों नहीं लग रहा है, वो सही क्यों नहीं सोच रहे, ये मैं सोचता रहता हूँ। उसके लिए तो विश्लेषण करता हूँ। तो एक बात होती है कि विश्लेषण जब हम करते हैं तो हमें समझना ज़रूरी होता है कि जो बात हमें गलत लगती है वो करने वाला क्यों कर रहा है। हमें लगता है कि भाई ऐसा करने से उद्धव ठाकरे का नुकसान हो जाएगा, उनकी पार्टी का नुकसान हो जाएगा, अगर ये कुछ करे तो अजीत दादा या शरद पवार उनका कुछ नुकसान हो जाएगा, राहुल गांधी ऐसा कुछ करते हैं कि उनसे उनकी ही पार्टी का नुकसान हो रहा है। ये हम बोलते हैं, हम देखते हैं, लेकिन एक बात अजीब होती है कि जो हम देखते हैं या वो हम कहते हैं, वो उनकी समझ में क्यों नहीं आता कि नुकसान उनका ही हो रहा है। कोई चिल्ला कर बता रहा है कि यार तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, हट जा वहाँ से, तो वो हटना क्यों नहीं चाहते, खुद का नुकसान क्यों कर लेते हैं। ये जो हम सोचते हैं, बस वही तो विश्लेषण होता है। लेकिन क्या हम सही होते और वही गलत होते? हमको भले लगता होगा कि उद्धव ठाकरे गलती कर रहे हैं, हमें भले लगता होगा कि शरद पवार गलती कर रहे हैं, लेकिन उनको जो कर रहे हैं तो उनको तो वो सही लगता है, उनको तो फायदेमंद लगता है, इसीलिए तो वो जो चीज़ें हमें गलत लगती है वही तो करते हैं। तो क्यों करते हैं? अब देखिए, महाराष्ट्र में अजीत दादा यहाँ आ गए अपना पाला बदल कर, लेकिन इतनी गड़बड़ होने के बावजूद फडणवीस इस पर बहुत कोई राय नहीं दे रहे, कुछ नहीं बोल रहे। जेपी नड्डा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी कोई राय क्लियर कट नहीं आई है। ना अमित शाह जो चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के,
उन्होंने इस बारे में अपनी कोई राय नहीं रखी है। मोदी जी तो आजकल ऐसी बातों पर ज़्यादा बोलते तक नहीं, इंटरनेशनल बातों में मंजे रहते। तो बात यह है कि हमें ये सोचना ज़रूरी होता है कि ये सब क्यों चल रहा है, कैसे। अब बिल्कुल आसान, जब ऐसी बात होती है तो हमारे जैसे या जो विश्लेषक है वो आसान जवाब ढूंढना शुरू कर देते। और एक बात साफ है दोस्तों, अगर कोई कठिन परिस्थिति है या जटिल सवाल है तो उसका कोई आसान जवाब होता नहीं। अगर आपको आसान जवाब ढूंढना है तो पहली बात साफ है कि आपको जटिल सवाल समझना ज़रूरी है, और उसकी जटिलता जो है, उसका जो उलझापन है वो समझना ज़रूरी होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उससे उनका क्या फ़ायदा होगा। हमें अगर नुकसान दिखाई दे रहा है तो ये उसमें फ़ायदा क्या ढूंढ रहे हैं और उनका फ़ायदा क्या हो सकता है, वो सोचना ज़रूरी होता है। और मैं पिछले मानो 4-5 दिन से वही तो सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई कि 160, 65, 70 तक एमएलए अपने साथ होने के बावजूद बीजेपी ने अजित दादा को एनसीपी से तोड़कर यहाँ लाया और सत्ता में उनको हिस्सा भी दे दिया। उसका कारण क्या है वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्यों समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ तो बात है कि अपने ही लोगों को अगर मंत्री पद देते तो बीजेपी के भी लोग खुश हो जाते, शिंदे के भी साथी खुश हो जाते। तो उनको नाराज करके शरद पवार के गुट के कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाने में बीजेपी की राजनीति क्या हो सकती है, ये मैं सोच रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं बार बार वो चीज़ें दोहराता रहा, सोचता रहा, तो मेरी समझ में एक बात आ गई कि इसमें कोई गहरी राजनीति है। तो आसान, बाकी जो सब लोग हैं उन्होंने सीधा साधा और आसान जवाब ढूंढ लिया कि बीजेपी के जो दिल्ली में बैठे चाणक्य है, रणनीतिकार है, उनके लिए अगला लोकसभा चुनाव इम्पोर्टेंट है। बस अगला लोकसभा चुनाव जीतना है, इसीलिए किसी भी स्टेट में अपनी ही पार्टी का भी नुकसान हो जाए तो चलेगा, लेकिन लोकसभा में 300 से ज़्यादा जो सीट है वो शायद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए या कम से कम 300 से ज़्यादा फिर से जीत ले। यही टारगेट रखकर दिल्ली की यानी सेंटर की बीजेपी काम कर रही है। और इसलिए महाराष्ट्र में अगर बीजेपी के कुछ लोग नाराज़ हो या पार्टी का नुकसान हो तो भी चलेगा, हमको केंद्र की सत्ता चाहिए, राज्य में जो नुकसान हो तो हो। ये जवाब ढूंढा गया कि भले बीजेपी या शिंदे गुट के महाराष्ट्र के नेता नाराज़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकसभा की 40 से ज़्यादा सीट अकेले महाराष्ट्र से जीतनी है, इसीलिए सब कोशिश हो रही है। ये आसान जवाब है दोस्तों। अजित पवार, अजित दादा को तोड़ने के लिए जो कुछ किया गया, उसका बहुत सारे एनालिस्ट और विश्लेषकों ने, पत्रकारों ने जो आसान जवाब ढूंढा है वो ये है कि आज बीजेपी के लिए महाराष्ट्र से 40 से ज़्यादा सीटना इम्पोर्टेंट है, भले पार्टी का राज्य में नुकसान हो। मैं ऐसा नहीं सोचता। देखो, राजनीति एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलती प्रक्रिया है, चलती रहती है। बीच बीच में कोई बड़े परिणाम आते, कुछ छोटे परिणाम आते, बड़े परिणाम होते वो हमारे नज़र में आ जाते, छोटे परिणाम दुर्लक्षित हो जाते। तो मैं जब पूरे देश में किसी ढंग से, फिर इसको ऑपरेशन लोटस बोलो, उसको ऑपरेशन कमल बोलो, ये भी अभी फैशन हो गई, उसका कोई मतलब नहीं बचा है। सवाल ये कि इस ढंग की राजनीति करके अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसमें इन्वॉल्व है तो वो क्या साधना चाहते हैं वो देखना पड़ता है। और जब मैं इसके सोचता गया कि और कहाँ बीजेपी ने क्या किया है, अपनी ताकत कैसे बढ़ाई है, ये मैं देखते गया तो मुझे एक बात समझ में आई। क्या महाराष्ट्र यूपी के रास्ते पर चल रहा है?
यूपी के रास्ते पर चल रहा। और यूपी का रास्ता क्या है? महाराष्ट्र में जिस ढंग से पिछले 15-20 साल में पूरी राजनीति 4 गठों में, धड़ों में बंट गई थी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी, चारों मानो एक जैसी ताकत की पार्टियां थी, कोई थोड़ा बड़ा, कोई थोड़ा छोटा। कांग्रेस, एनसीपी इकट्ठा होकर 15 साल सत्ता कर रहे थे, फिर शिवसेना, बीजेपी उसके पहले एक साथ होकर सत्ता चला रही थी, फिर 5 साल फडणवीस के साथ हो गया। लेकिन 2 पार्टियां कम से कम मिलनी चाहिए, तब दूसरे 2 पार्टियों को हरा सकती है, ये तो मैथमेटिक बन गया था। 4 पार्टियों में महाराष्ट्र बंट गया था। ऐसा और कहाँ था हमने कभी देखा है? तो एक बात देखिए कि यूपी में क्या हुआ था। हम 90 के दशक से लेकर अगर देखें तो 90 से लेकर मेरा ख्याल है 2012 तक या 2009 तक यूपी में 4 पार्टियां थी, आज जैसे महाराष्ट्र में है। बीजेपी थी, राम जन्मभूमि का मामला निकला तो बीजेपी सबसे पार्टी बड़ी बन गई, कांग्रेस बहुत छोटी पार्टी बन गई, और इसी गड़बड़ में समाजवादी और बीएसपी ये 2 पार्टियां भी बढ़ गई। तो मानो 19 यानी 20 साल पहले से, 30 साल पहले से उत्तर प्रदेश में 4 बड़ी पार्टियां बन गई। कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता दुबले बनती जा रही थी, लेकिन थी। तो कांग्रेस, समाजवादी, एसपी और बीएसपी ये 4 पार्टियों की राजनीति 20 साल कम से कम चलती रही। एक कोई पार्टी आती है या 2 इकट्ठा कर। पिछले 10 साल में हम अगर देखते हैं तो एक बात हो गई कि आहिस्ता आहिस्ता अमित शाह ने या बीजेपी ने ऐसी राजनीति यूपी में चलाई है कि उसमें से कांग्रेस पार्टी तो पूरी वाइप आउट हो गई, उसका अस्तित्व ही खत्म होने जैसा है। एसपी और बीएसपी ये लड़ने वाली पार्टियां थी बीजेपी से, उनको इतना मार्जिनलाइज कर दिया है कि वो है तो है अपोजिशन की राजनीति चलाने के लिए। बीएसपी और एसपी ये पार्टियां हैं, लेकिन इनकी ताकत इतनी दुबली हो गई है कि वो अकेले के बलबूते पर लड़ने के लायक नहीं बची। 2019 का चुनाव आपको याद होगा, तो इन्हीं 2 पार्टियों ने यानी एसपी और बीएसपी ने इकट्ठा होकर महागठबंधन बनाया और बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। फिर भी 80 में से 15 सीटें वो चुनकर ला सके, 15 सीटें से, और बीजेपी 71 से 63 8 सीटें गंवाई, बस, ज़्यादा नहीं। मतलब ये है कि बीजेपी ने जो 4 पार्टियों की सिस्टम थी उत्तर प्रदेश में वो ख़त्म कर दी, और एक तगड़ी पार्टी खुद बीजेपी उससे लड़ सकती है लेकिन कभी भी जीत नहीं सकती, ऐसी समाजवादी पार्टी, और तीसरी बीएसपी जो एसपी से दूसरा स्थान लेने के लिए लड़ रही है, और चौथी कांग्रेस जो है और नहीं भी है। तो ये जो बीजेपी का यूपी का राजनीतिक विवरण बन गया है, ढांचा बन गया है, वही महाराष्ट्र में रिपीट करने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं क्या? देखिए, कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में लीडरशिप नहीं है, लेकिन थोड़ी ताकत है। अगर अच्छा लीडर मिल जाए तो ये महाराष्ट्र की कांग्रेस बीजेपी से जोर शोर से लड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी छोड़े तो बीच में शिवसेना और एनसीपी ये 2 रीजनल पार्टी थी। जैसे बीएसपी और एसपी यूपी में रीजनल पार्टियां हैं, वैसे ही एनसीपी और शिवसेना महाराष्ट्र में रीजनल पार्टी थी। पिछले 1-1.5 साल में बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाया है कि यूपी की तरह उन्होंने दोनों रीजनल पार्टियां इतनी दुबली करके रखी है, मार्जिनलाइज करके रखी है कि वो चिल्लाएगी लेकिन लड़ नहीं पाएगी। अपनी ताकत पर या इकट्ठा होकर भी उनके पास लड़ने की हिम्मत तक नहीं बची है। ये बदलाव पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में आया है, और जैसे जैसे दिन चुनाव की तरफ हम बढ़ते जाएंगे और चुनाव में ये 2 पार्टियां
बहुत बड़ा झटका उनको लगेगा। उसके बाद तो महाराष्ट्र में मानो यूपी बन जाएगा। मतलब ये दोस्तों, मतलब ये कि आज की तारीख में हम देखें तो आज की तारीख में लोकसभा एसपी बीएसपी इकट्ठा लड़े थे, दोनों को थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ था। बीएसपी के 10 एमपी चुनकर आए, मुलायम के यानी अखिलेश के 5 आए, 15 आए थे। फिर उनका गठबंधन टूटा, विधानसभा चुनाव 2 साल बाद आ गया, उसमें बीएसपी वाइप आउट हो गई। बीएसपी के वोट जो थे वो समाजवादी के पास चले गए, अखिलेश के पास चले गए, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा। भले बीजेपी के एमएलए की संख्या कम हो गई, लेकिन एसपी बीएसपी इनका जो पोलराइजेशन हो गया उसका फायदा अखिलेश को मिला। लोकसभा में 2 नंबर की पार्टी बीएसपी थी, विधानसभा में 2 नंबर की पार्टी अखिलेश बन गई, लेकिन उसकी संख्या इतनी भी नहीं बढ़ी कि ये आगे चलकर बीजेपी से लड़ सकते। यानी पार्टियां तो रहनी चाहिए, ख़त्म होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ताकतवर पार्टी एक ही रहेगी। एक ही पार्टी के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स घूमती रहेगी, वो बीजेपी होनी चाहिए। इस ढंग की जो राजनीति पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने खेली है, बिल्कुल उसका दूसरा प्रयोग महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति आहिस्ते आहिस्ते उत्तर प्रदेश के रास्ते पर चलती जाते हुए हम देख रहे हैं। अब दोनों क्या बोलते हैं उसको, दोनों रीजनल पार्टियां इतनी दुबली हो गई है और कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है, तो 3 पार्टियां ख़त्म नहीं होगी, रहेगी, लेकिन लड़ने की ताकत उनमें नहीं रहेगी। और यही तो अचीव करना था। आज बीजेपी के 105 एमएलए है, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को मंत्री पद नहीं मिलेगा। झटपट आकर अजीत दादा गुट के 9 मंत्री हो गए, शिंदे गुट के कुछ लोगों को मिनिस्ट्री मिली है, लेकिन दूर की राजनीति हम देखते हैं अगले 10-15 साल की, तो उसमें बीजेपी का कितना गेन होगा। अगर वो निर्विवाद सबसे बड़ी पार्टी होगी यूपी के तरह से, वो कितने ताकतवर हो जाएंगे वो सोचो। तो आज का नुकसान हम देखते हैं, लेकिन आने वाले समय का फ़ायदा बीजेपी देखते है। कभी किसी ने बिल्कुल सही कहा था कि जहां हमारी सोच रुक जाती है, अमित शाह वहां से सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल वही बात मुझे दिखाई दे रही है कि आज जिसमें अजीत दादा या शिवसेना की पार्टी जो अपना फ़ायदा देख रही है, दूर की देखे तो उनका नुकसान है, क्योंकि बीजेपी का बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन आपस में लड़ते हुए बीजेपी शिवसेना के 2 गुट और एनसीपी के 2 गुट एक दूसरे को दुर्बल कर रहे हैं, दुबले कर रहे हैं। बीजेपी इंटैक्ट है, आप समझ रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस ढंग से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है वो यूपी के रास्ते पर चलती जा रही है। दोस्तों अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।